सो इंडिया इज़ गोइंग थ्रू एन आइडेंटिटी क्राइसिस राइट नाउ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? वेल, इट्स सिंपल, यू कैन सी करंट सिनेरियो जियो पोलिटिकली क्या चल रहा है, एंड इवन नेशनल पॉलिटिक्स में भी। पहले जियो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। वी वी आर नॉट श्योर कि हम किसके साइड हैं। आर वी ऑन रशिया साइड? आर वी ऑन इसराइल साइड? नो, ऑफिशियली वी आर नॉट, राइट। अब अगर ऐसे देखोगे तो वी आर डेमोक्रेसी, हम लिबर्टी, पर्सनल राइट्स, इन सारी चीज़ों को बहुत वैल्यू देते हैं। अब सेक्युलरिज्म टू, इसराइल तो नॉन सेक्युलर ज्यू स्टेट है, और दूसरी तरफ रशिया इज़ अ कंप्लीट डिक्टेटरशिप। तो हाउ इज़ इट कि हम दोस्त इन कंट्रीज़ के हो रहे हैं, बट जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स या नेशन स्टेट्स जिनको बोलोगे, चाहे यूरोप हो चाहे यूएस हो, हम उनके खिलाफ हैं। एंड देन बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डिक्टेटरशिप्स और नॉन सेक्युलर कंट्रीज़ के साथ हैं। चाइना भी एक डिक्टेटरशिप है, और एक पाकिस्तान भी नॉन सेक्युलर डिक्टेटरशिप ही मान के चलो उसको। तो उन दोनों के तो हम खिलाफ हैं। तो हम एक सेल्फिश कंट्री की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? व्हाट आर आर मॉरल्स? हम किस चीज़ को पुश करने का ट्राई कर रहे हैं? दैट्स नॉट क्लियर टू बी ऑनेस्ट। एंड ये कोल्ड वॉर के टाइम से देखने को मिल जाएगा, जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू हुई थी तब के टाइम से, कि वी वर नॉट चूजिंग एनी साइड्स। हम अपना खुद का साइड बनाने का ट्राई कर रहे थे, बट वॉट इज़ आर एजेंडा, ये क्लियर कभी हो ही नहीं पाया है। एंड जो अभी नेशनल लेवल पे भी जो पॉलिटिकल स्कर्मिशेस देखने को मिलते हैं, एंड जो भी चल रहा है नेशनल पॉलिटिक्स में, सबको पता है क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। वो क्यों है? क्योंकि अगेन द मेन क्वेश्चन इज कि हमारी आइडेंटिटी है क्या, उसी को लेकर के मेन प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि हमारे जो गोल्स होंगे बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे दोनों, वो आता है डायरेक्टली फ्रॉम हमारे मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, और हमारे मोरल वैल्यूज़ क्या हैं वो आते हैं हु आर वी, इस क्वेश्चन से। पहले ये तो क्लियर हो कि हम कौन हैं, फिर हम जो हमारी जो आइडेंटिटी है उसके अनुसार हमारे मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, और उन मोरल वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए फिर जाके हमारा पूरा इंटरनेशनल एजेंडा बनता है। अब जैसे इसराइल है, उसका क्या है कि उसको जूडिज्म फैलाना है, उसको ज्यूज़ की प्रोटेक्शन करनी है। तो वो एज एन इजरायली स्टेट उसका वो हो गया, गोल हो गया, एजेंडा हो गया, जो बोलो। रशिया का करेंटली क्या है? उनको रशियन एम्पायर वापस बनाना है, तो उसके लिए वो अपना काम कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट्स का क्या काम है? जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, दे वांट टू स्प्रेड इस्लाम, सो वो उसके लिए काम कर रहे हैं। वैटिकन का क्या काम है? क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना। जो फ्रांस वगैरह के आसपास की कंट्रीज़ हैं, उनका क्या काम है? जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे आइडियल्स निकले थे, लिबर्टी, फ्रीडम वगैरह वगैरह, उनको प्रमोट करना। तो एवरीवन, जितनी भी कंट्रीज़ हैं दुनिया में, सब अपने कल्चर को, अपने पहले दे आर श्योर अबाउट देयर आइडेंटिटीज़। यूरोप एंड अमेरिका काइंड ऑफ अब लूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, कि हु आर वी वाला क्वेश्चन को। इसी वजह से बहुत ज़्यादा हार्डकोर राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टीज भी निकल रही हैं, जैसे यूनाइट द किंगडम वाला मूवमेंट वगैरह चल रहा है यूके में। वाई इज़ दैट? क्योंकि दे आर लाइक, हमारी आइडेंटिटी क्या है? एक हम है और एक आउटसाइडर है। ये वाला जो डिस्टिंक्शन है ना, कि मैं और मेरे लोग ये हैं और वो लोग आउटसाइडर हैं, अस वर्सेस देम का जो कंसेप्ट चलता है, दैट इज़ नेसेसरी। अस वर्सेस देम इज़ नेसेसरी, बट अगेन इन चीज़ों पे बाद में आते हैं। पहले पहले इंडिया की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में, वी आर गोइंग टू स्ट्रिक्टली टॉक अबाउट हु आर वी वाला क्वेश्चन। अब मगर हु आर वी वाला क्वेश्चन भी इतना लेयर्ड क्वेश्चन है कि उसके अंदर से कई सारे क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। तो पहले बात करते हैं नेशन स्टेट के टॉपिक के बारे में। नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। अब जितने भी देश दुनिया के दिखते हैं वो मोस्टली नेशन स्टेट्स ही हैं। नेशन स्टेट का क्या कंसेप्ट होता है कि 3 क्राइटेरिया होते हैं मेनली, उनको फुलफिल करना होता है। एक तो सॉवरेन टेरिटरी हो उस देश की, ठीक है, इंडिया फुलफिल करता है उसको। दूसरा कि जो लोग वहाँ पे हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हो खुद को और एज उस कंट्री के सिटीजन्स, एंड ये मानते हो कि उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो उनको रिप्रेजेंट करती है। तो डेमोक्रेसी है तो चलो ये भी मानते हैं मोस्टली। और मगर एक और कंडीशन आ जाती है कि एक कोई यूनाइटिंग फैक्टर हो उन सबके बीच में, ईदर रेस और रिलीजन, और क्या कहते हैं, रेस, रिलीजन या लैंग्वेज। इंडिया में तो तीनों नहीं है, रेसेस भी अलग अलग हैं, लैंग्वेजेस भी अलग अलग हैं, और रिलीजन्स भी अलग अलग हैं। तो हम नेशन स्टेट के कंसेप्ट में तो नहीं आ सकते कि और कभी भी आ भी नहीं सकते थे। ये अभी का फिनोमेना नहीं है, ये पहले का फिनोमेना भी है, लाइक 2000 साल पहले वगैरह भी देखो तो अच्छा, हम नेशन स्टेट, पहले नेशन स्टेट की परिभाषा हो गई, और हम नेशन स्टेट क्यों नहीं है, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ आती है कि इंडिया के गोल्स क्या हैं फिर। जैसा मैंने पहले बात की थी कि इंडिया के गोल्स कभी क्लियर ही नहीं रहे हैं कि हम इंटरनेशनल स्टेज पे क्या पहुंचाना चाहते हैं। आर वी एक्टिंग लाइक अ सेल्फिश कंट्री? तो अगर हम सेल्फिश कंट्री की तरह एक्ट कर रहे हैं तो बाकी कंट्रीज भी हमें
क्या कहते हैं, एक सेल्फिश कंट्री की तरह ही देखेंगी, और उसके बाद हमारे साथ भी एक्ट वैसे ही करेंगी जैसे हम किसी एक सेल्फिश इंसान के साथ करते हैं। कोई इंडिया का सेक्युलरिज्म भी बहुत अलग तरीके से चलता है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ द चर्च फ्रॉम द स्टेट, राइट, या फिर रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, की रिलीजन गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा, गवर्नमेंट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा। मगर यहाँ पे गवर्नमेंट वाले मंदिर में क्या रूल्स होंगे क्या नहीं होंगे उन पे भी लॉज बना सकते हैं इंडिया में, और बनाते भी हैं रिलीजन को लेकर के, और रिलीजन भी पॉलिटिक्स को ऑब्वियसली अफेक्ट करता ही है। तो ये इधर से सेक्युलर कैसे हुआ ये तो मुझे पता नहीं। दूसरी मेन चीज़ आ जाती है कि सेक्युलर होने का ये मतलब नहीं था कि कोई भी देश इरिलीजियस हो जाएगा, जैसे इंडिया इरिलीजियस हो गया। सेक्युलरिज्म की बात 1400 1600 ऐसे ऐसे करके पहली बार तो 1400 में आई गेस हुई थी यूरोप में। बट उसके बाद भी कई सारे कंट्रीज़ वहाँ पे वो रहे थे, क्या कहते हैं, क्रिश्चियन रहे थे। ब्रिटेन तो कितने टाइम तक क्रिश्चियन रहा था, राइट, ऑफिशियली नॉन सेक्युलर क्रिश्चियन कंट्री, जो क्रिश्चियनिटी को पैसे दे रहा था इवन लाइक स्प्रेड करने के लिए। तो व्हाट डू वी सी कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं था कि कोई कंट्री इरिलीजियस बन जाए। उसका मतलब बस ये था कि आप जो भी देश है वो अपने पसंद की फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी को चूज़ कर ले। उनको प्रोटेस्टेंट बनना है, उनको कैथोलिक बनना है, क्या बनना है उनको। तो कहीं पे भी इरिलीजियस होने की बात नहीं थी। बट इंडिया ने सेक्युलरिज्म को ऐसे बना दिया कि वी वुड बिकम इरिलीजियस, और गवर्नमेंट रिलीजन पे उथल पुथल कर पाएगी, मगर रिलीजन को नहीं करना चाहिए ट्रेडिशनली, मगर वो भी इन्फ्लुएंस करेगी ही। अभी के टाइम पे आकर के तो इन्फ्लुएंस करने लगी है, पहले उतनी ज़्यादा नहीं करती थी, अब करने लगी है गवर्नमेंट को रिलीजन इन्फ्लुएंस। तो ओके, हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म का मतलब इरिलीजियस होना कैसे हो गया पता नहीं, बट इरिलीजियसनेस का इसको अगर वो देखोगे कि हिंदी में क्या बोलेंगे, धर्मनिरपेक्ष, मतलब कि हम धर्म में कोई पक्षपात नहीं करते कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। सुन के पता चल रहा होगा कितनी अजीब बात है ये, कि क्या धर्म है, क्या धार्मिक है और क्या अधार्मिक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो धार्मिक नहीं है, तो हम कह नहीं सकते ना कि वो धार्मिक है। तो क्या धार्मिक है क्या अधार्मिक है उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बेसिक डेफिनेशन में ही ये आ गया देश के कि हमारा मोरल वैल्यूज़ धर्म से तो नहीं चल रहा है। ओके, इसको 2 मिनट के लिए साइड करो, गोल्स पे वापस आते हैं। कंट्री के गोल्स क्या हैं नहीं पता ना, बाहर स्प्रेड क्या करना है यही नहीं पता, क्योंकि हम जो ट्रेडिशनल मासेस का जो मोरल है, मासेस तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, कंट्री इरिलीजियस बन गई, ये एक डिवाइड क्रिएट हो गया ना कंट्री और जो नॉर्मल पीपल है दोनों के बीच में। कंट्री इज इरिलीजियस बट द पीपल आर वेरी रिलीजियस। तो लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्राइंग टू स्प्रेड समथिंग एल्स, लाइक दूसरे आइडियल स्प्रेड करना चाह रही है, जिससे नेसेसरली लोग एग्री नहीं करते होंगे या नहीं करते इन जनरल, तभी हम लोगों को इतना जो पॉलिटिकल सिचुएशन दिख रही है इंडिया की, राइट। तो इंडिया के पास कोई करेंटली मॉडर्न इंडिया के पास, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के पास कोई गोल नहीं है। ओके, तो अब तीसरा क्वेश्चन आते हैं, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है व्हाट इज़ इट ट्राइंग टू बी एंड वाई। तो अब इसका जो व्हाट इज़ इट ट्राइंग टू बी को हम आंसर कर सकते हैं इस वे में कि एक इरिलीजियस सेल्फिश कंट्री बेस्ड ऑन वेस्टर्न वैल्यूज मे बी, वाई नोबडी नोज। अब वही इतना वेग स्टेटस हो गया ना इंडिया का, लाइक उसके गोल्स और आइडेंटिटी को लेकर के, कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लाना कि ब्रिटिशर्स ने ये करवाया था, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो ब्रिटिश फंडेड थे, या फिर ब्रिटिशर्स ने उनको ब्रेन वॉश किया हुआ था, या ब्रिटिश एजेंट्स थे डायरेक्टली, या फिर जो भी। तो अगेन जैसे शायद राजेंद्र प्रसाद जी ने भी बोला था कि कांग्रेस को प्रेशर कुकर का जो वॉल्व होता है उसकी तरह यूज़ किया जाता है, जो सीटी होती है उसकी तरह यूज़ किया जाता है, इट इज़ अ पपेट ऑफ द ब्रिटिश। तो इस तरह के जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको छोड़ो, उनको साइड करो। द मेन थिंग इज़ कि इंडिया के गोल्स क्लियर नहीं है, व्हाट इंडिया इज़ ट्राइंग टू बी अभी मैंने बताया, बट an irreligious selfish country which is trying to be like the west, but population western नहीं है ना population irreligious है, तो it creates a conflict, उसका नतीजे हम देख ही रहे हैं। and why we cannot be sure, maybe it was British funded, maybe कोई ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा प्लान चल रहा है ये, या फिर maybe our freedom fighters were truly brainwashed and they did not have the right knowledge, दैट्स वाई कंट्री को लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के उनके आइडियल्स के बीच एंड नॉर्मल लोगों के आइडियल्स के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क रह गया।
तो दैट्स वन थिंग. बट अब एक बात पे आते हैं, वाई डज इंडिया एग्जिस्ट. दैट्स द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन जो अभी 10 मिनट बाद आ रहा है वीडियो के. सॉरी फॉर दैट. बट या पहली बात, इंडिया की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी ये समझने के लिए कि वाई डज इंडिया एग्जिस्ट. तो क्योंकि इंडिया नेशन स्टेट तो नहीं है, तो फिर क्यों एक साथ है इतने सारे स्टेट्स. तो पहले हम लोग शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से. इंडस वैली आई, इंडस वैली के बाद अब चाहे जो बोलो, वैदिक लोगों को आर्य बोलो जो बाहर से ईरान के साइड से आए, या फिर कल्चरल कंटिन्यूटी वाली बात को मान लो कि वो इंडस वैली वाले ही लोग बाद में जाकर के वैदिक पीपल बन गए, या इंडस वैली के टाइम पे भी प्रोटो वैदिक रिलीजन फॉलो हो रहा था और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वहाँ पे भी शिवलिंग, यज्ञ कुंड और योगा रिलेटेड चीज़ें, पशुपति सील, ये सब कुछ मिला है, राइट. फीमेल आइडल्स के फिगरिंग्स वगैरह. तो अगेन जो मानना है मानो, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टाइम उनके साथ एटलीस्ट मिक्स तो हुए हैं जो भी आर्य बोलोगे जिनको, क्योंकि द रिलीजन, द वैदिक रिलीजन, अगेन वहाँ पे फायर एल्टर्स की बात हो रही है. फायर एल्टर्स तुमको इंडस वैली के साइड्स में मिल रहे हैं. तुम्हें पशुपति सील में योगा वाले से पोजीशन में बैठा हुआ एक इंसान दिख रहा है, और क्या कहते हैं, योग की बात भी वेद में है. तो you see parallels between them again. द फॉर्म्स ऑफ वर्शिप वगैरह, इन सारी चीज़ों को लेकर के यू सी पैरेलल्स बिटवीन इंडस वैली एंड द वैदिक रिलीजन. तो एटलीस्ट कुछ टाइप की कंटिन्यूटी तो थी. इधर द आर्यस केम बाहर से एंड देन दे लर्नड द इंडस रिलीजन एंड उसको भी अपने रिलीजन में मिला लिया. एंड ये मिलाने वाली चीज़ बार बार आएगी, देखना. इंडस वैली के बाद वैदिक पीरियड शुरू होता है. वैदिक पीरियड तुम्हारा ऋग्वेद का जो ज्योग्राफी है वो तुम्हारी सिंधु नदी के आसपास, सिंधु सरस्वती नदियों के आसपास रहती है. फिर ऋग्वेद से यजुर्वेद जाते जाते गंगा के आसपास चली जाती है, और सामवेद के टाइम पे थोड़ी साउथ और ज़्यादा ईस्ट जाने लगती है, बंगाल वगैरह के साइड धीरे धीरे करके. एंड अथर्ववेद में और ज़्यादा ईस्ट और थोड़ा सा वेस्ट वापस से घूम जाती है, गुजरात वगैरह के साइड आते आते, एंड दूसरी तरफ बंगाल वगैरह को भी रीच कर जाती है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉर्थ से लेकर के सेंट्रल इंडिया तक को चारों वेदों ने कवर कर लिया है. एंड ये था वैदिक पीरियड. और इसी के कुछ टाइम बाद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भी शुरू हो जाते हैं नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में स्पेसिफिकली. तो अगेन नाउ वी हैव सीन कि साउथ इंडिया को छोड़ करके ऊपर का सारा पार्ट ऑलमोस्ट कवर हो गया है बाय द वैदिक रिलीजन एंड द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 16 महाजनपद वाले टाइम आते हैं. वही कुरु, पांचाल, अंग, इस तरह के जो 16 हैं वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वो हो रहे हैं अफगानिस्तान के पास से शुरू, नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान से जा रहे हैं बंगाल तक. ठीक है. तो पूरा नॉर्थ इंडिया एंड इवन सेंट्रल इंडिया में एक महाजनपद था. तो नॉर्थ से लेकर के सेंट्रल इंडिया तक को कवर कर लिया महाजनपदों ने. उसमें से जो मगध का है वहाँ से निकल के आ गया मौर्यन एम्पायर. मौर्यन एम्पायर ने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ही एक साथ मिला दिया ऑलमोस्ट. एंड क्या कहते हैं, साउथ के रीजन में भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्याज एंड ऑल्सो द गुप्ता एम्पायर वैदिक रिलीजन वहाँ पे भी स्प्रेड हुआ. बुद्धिज्म जैनिज्म भी उससे ही थोड़े बहुत गए, ज़्यादातर तो बुद्धिज्म और वैदिक रिलीजन ही गया. तो जो वहाँ के तमिल जो डेटीज़ थे, जो तमिल देवी देवता थे, एंड आसपास बाकी जितने भी इंडिया में ट्राइबल देवी देवता थे वो भी उन सबको भी वैदिक पैंथियन में इंक्लूड कर लिया गया. यही मैं बोल रहा था कि मिलाने वाली बात आप देखोगे बार बार. तो अगेन इनको मिलाया जा रहा है. ओके. इसके बाद क्या हुआ, मौर्याज एंड गुप्तास के बाद ग्रीक इन्वेजन शुरू हो गए, या उन्हीं के टाइम से थोड़े बहुत हो रहे थे और उसके बाद तो और ज़्यादा होने शुरू हो गए. तो वहाँ पे जैसे जो ज्योतिष में एक बुक है बृहत्पराशर होरा शास्त्र, वहाँ पे बात करते हैं कि यवन जो हैं, जो ग्रीक्स हैं, इवन दो दे आर नेचर, दे आर फॉरेनर्स, संस्कृत वगैरह नहीं बोलते एंड वर्णाश्रम सिस्टम से बाहर है एंड एवरीथिंग, बट स्टिल वी शुड रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे हैव एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज. तो ऋषि की तरह उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये लिखा है. तो इससे क्या मतलब पता चल रहा है, इवन इफ समवन इज़ अ फॉरेनर और कोई और रिलीजन फॉलो कर रहा है, इफ़ दे हैव द राइट नॉलेज, तो हम वी रिस्पेक्टेड देम एंड वी लर्न फ्रॉम देम, राइट. हम ऐसा नहीं है कि अगर कोई कुछ और रिलीजन फॉलो कर रहा है हम उसको मार देंगे, हम उसका सुनेंगे ही नहीं. इवन हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म के बीच में मैक्सिमम टाइम क्या होता था, शास्त्रार्थ होती थी. अगर चलो इसको मैं किसी और आगे आने वाले क्वेश्चंस में इस चीज़ को एड्रेस करूँगा. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 मेन रिलीजन्स है, और या फिर उसके पहले नंदा वगैरह को भी काउंट कर लो, मौर्य के पहले, तो अजीविकाओं को भी काउंट कर लो. तो अजीविका, चारवाक, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये 5 तुम्हारे मेन हो गए. चारवाक और अजीविका तो शास्त्रार्थ हारते हारते ख़त्म ही हो गए. मेन हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म बचे. बट इन तीनों में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत कॉमन हैं. कर्म का कंसेप्ट,
राइट। तुम्हारा पुनर्जन्म का कंसेप्ट, तुम्हारा अवतारों का कंसेप्ट, तुम्हारा मोक्ष का कंसेप्ट, ये सब ऑन द सेम लाइन्स ही चलते हैं। सब मानते हैं कि हाँ ये सब होता है। अब मोक्ष का रास्ता क्या है, इसको लेकर के लोग अलग अलग डिफर कर जाते हैं। मगर इन तीन में ये कई सारे कॉमनैलिटीज़ तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। दैट्स वाई इंडिया इज़ अ सिविलाइजेशनल स्टेट, कि यहाँ पे नेशन स्टेट की तरह एक रिलीजन नहीं कह सकते हो। कुछ सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हैं जिन वैल्यूज़ को क्रक्स मान करके एक देश पूरा यूनाइटेड रहता है। चाहे कोई तमिलनाडु का शैव आदमी हो, या कोई क्या कहते हैं मथुरा का वैष्णव, या कोई बंगाल का शाक्त, या कोई स्मार्थों का साधक, वो सब अलग अलग संप्रदायों से हैं। कोई मीट खा रहा है, कोई मीट को छोड़ो, प्याज लहसुन को भी पाप बोल रहा है, मगर इन सब ये सब कर्म को मानते हैं, ये सब मोक्ष को मानते हैं। चाहे कोई बुद्धिस्ट हो, वो भी कर्म को मानता है, जैन भी कर्म को मानता है। बाद में अगर सिखिज्म को ले आओगे तो सिखिज्म में भी कर्म को माना जा रहा है। तो यहाँ पे ये सिविलाइजेशनल रिलीजन्स देखने को मिलते हैं। भाई सिविलाइजेशनल आइडियाज़ को लेकर के अलग अलग फिलोसॉफी बनाई जा रही है कि कैसे मोक्ष मिले, कैसे मोक्ष मिले, ये जो संसार है इससे निकला कैसे जाए। दैट्स द मेन थिंग, राइट। तो वाई डज इंडिया एग्जिस्ट? क्योंकि हम ये जो पूरी सिविलाइजेशन है ये कुछ स्पेसिफिक मोरल वैल्यूज़ को लेकर के इकट्ठी हुई है। एंड जब हम इकट्ठा रहेंगे तभी वी कैन, जो ये बाहर के आने वाले आक्रांता है इनसे बचे रहेंगे। क्योंकि अगेन ऑब्वियसली इफ़ यू, जब अलेक्जेंडर आ रहा था तो वो नदी क्रॉस करने से क्यों डर रहा था? ब्यास की नदी थी ना, आई गेस। क्यों डर रहा था वो? क्योंकि ही वॉज लाइक, अभी पोरस के सामने मैंने 200 हाथियों से लड़ाई की, मेरी बुरी हालत हो गई। वहाँ नंदा डायनेस्टी है, उनके पास, नंदा एम्पायर के पास कितने हाथी होंगे मुझे नहीं पता। अब क्यों, नंदा एम्पायर बड़ा था ना, इस वजह से तो प्रॉब्लम थी। छोटे छोटे किंगडम्स होते तो एक एक करके हरा देता, जैसा इस्लामिक इन्वेजन का टाइम हुआ कि छोटे छोटे किंगडम्स हो गए विथ राइवलरीज बिटवीन देम। तो जब भी कोई एक बड़ा एम्पायर होगा, अगर हमें हमारी कोर वैल्यूज़ को संभाल के रखना है, कोर वैल्यूज़ को बचा के रखना है, तो उसके लिए हमें एक साथ रहना पड़ेगा। एंड इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टे टुगेदर। और जो भी इंटरफेथ डायलॉग होता है उसको डायलॉग की तरह देखो, उसको वॉर्स करने वाला हमारा ट्रेडिशन ही नहीं रहा है। हमारा ट्रेडिशन शास्त्रार्थों का रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले नंदा डायनेस्टी थी, नंदा डायनेस्टी वाले आजीविका थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे हिंदू, उनके साथ रहते थे चाणक्य, वो थे हिंदू ब्राह्मण। और क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य कन्वर्ट हो गए अपने डेथ के पहले जैनिज़्म में, और उनके ही आगे डिसेंडेंट आते हैं गौतम बुद्ध, वो बन जाते हैं क्या, उनके ही आगे डिसेंडेंट आते हैं अशोका, और वो बन जाते हैं गौतम बुद्ध के फॉलोअर बुद्धिस्ट। तो यू कैन सी कि शास्त्रार्थों में अगर तुम राजा के मेन ब्राह्मण को हरा दे रहे हो या राजा को कन्विंस कर दे रहे हो, बस यू कन्वर्ट दैट किंग, यू कन्वर्ट द होल स्टेट। दैट्स नॉट अ बिग डील। शास्त्रार्थों में हरा दिया तो यस, इट्स फाइन, वी विल एक्सेप्ट योर्स। बट ये स्वॉर्ड से मारना एंड एवरीथिंग, ये हमें अगले क्वेश्चन पे ले आता है कि वाई डज इंडिया एग्जिस्ट। तो बता दिया कि सिविलाइजेशनल कई सारी वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बचा के कब रखा जा सकता है, जब पूरा देश एक साथ हो। छोटे छोटे किंगडम्स में बढ़ जाएंगे तो जो इस्लामिक इन्वेजन का टाइम हुआ इंडिया के, वही होगा। दैट्स वाई वी आर टुगेदर टू सेव गार्ड दीज वैल्यूज़ एंड प्रमोट दीज वैल्यूज़ मोर एफिशिएंटली। तो अगेन अब अगला क्वेश्चन आता है, हु आर वी नॉट। अभी ये तो पता चल गया कि वाई डज इंडिया एग्जिस्ट, ठीक है। और हु आर वी को अभी तक आंसर नहीं किया है मैंने, वाई डज इंडिया एग्जिस्ट पे ही बात हुई है। अगला क्वेश्चन, हु आर वी पूछने से पहले हु आर वी नॉट। क्यों? क्योंकि अगेन नीति वाला कंसेप्ट कि ब्रह्म क्या है या आत्मा क्या है ये बताने से ज़्यादा आसान है क्या नहीं है ये बता दें। तो क्या नहीं है इंडिया? इंडिया बहुत ज़्यादा वेस्टर्न लीनिंग कंट्री कभी बनी नहीं सकती, क्योंकि इंडिया के लोग ही नहीं है। वैसे इंडिया के लोग ही बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल राइट्स को वैल्यू नहीं देते। अगर महाभारत ही पढ़ोगे तो वहाँ पे ही आई गेस विदुर जी या फिर नारद जी का वचन आता है, जहाँ वो कहते हैं कि एक इंसान से, मतलब मेरी इंडिविजुअल से ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए मुझे बिलवेड को, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए अपने बिलवेड के लिए, बिलवेड को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए अपने गांव के लिए, गांव को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए अपने शहर के लिए, शहर को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए अपने देश के लिए, देश को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए दुनिया के बेटरमेंट के लिए, और दुनिया को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए धर्म के बेटरमेंट के लिए। तो यहाँ पे पर्सनल राइट्स को तो और पर्सनल वैल्यूज़ को तो बहुत ही दबा के रख दिया गया। चाणक्य की अर्थशास्त्र पढ़ो, वहाँ पे तो जितने कंट्रोल स्टेट की बात करते हैं कि हर जगह स्पाइस बिठा के रखो एंड एवरीथिंग, इट सीम्स एज इफ ही वाज वेरी पैरानॉइड।
तो अगेन हम नहीं मानते कई सारी चीज़ों को कि पर्सनल वैल्यूज़ को इतना पर्सनल राइट्स को इतना वैल्यू दो एंड एवरीथिंग। एंड द मेन थिंग इज़ कि कई सारी चीज़ों को ना ऐसे डिवाइन वो मान दिया गया है कि दीज आर डिवाइन कमांड्स, इनको क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। अरे क्वेश्चन करो, डिबेट करो यार, ठीक है डिबेट में हरा दो, आई वुड बिलीव यू। सारे लोग तुम्हें बिलीव करने लग जाएंगे, शास्त्रार्थों में हराओ, डिबेट्स में हराओ। द मेन प्रॉब्लम स्टार्ट जब इंसान ऐसा बोलने लगता है कि बस मैं इस चीज़ को तुम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। कम्युनिज्म गलत है, सबको पता है। क्यों गलत है? सबको नहीं पता है, सबको नहीं पता है ना। तो अगेन रैदर देन जस्ट सेइंग कि पर्सनल राइट्स को या पर्सनल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, जस्ट थिंक अबाउट इट, पॉन्डर अबाउट इट, डिबेट अबाउट इट, एंड तब देखो बाद में जाकर के कि किस चीज़ को सपोर्ट करना है, किस चीज़ को सपोर्ट नहीं करना है, राइट। तो वॉट वर वी टॉकिंग अबाउट, हु आर वी नॉट। तो हम ऐसे लोग नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न वैल्यूज़ को सपोर्ट करते हो। इनहेरेंटली मैं बोल रहा हूँ, इनहेरेंटली इंडियन पब्लिक वैसी नहीं है। इंडियन पब्लिक रिलीजन को बहुत ज़्यादा मानती है। दूसरा कंडीशन क्या आता है, क्या हम डिक्टेटरशिप को मानते हैं? नो, हम डिक्टेटरशिप को भी नहीं मानते अनटिल एंड अनलेस वो चीज़ें कर रहा हो जो हम चाहते हैं, राइट। हमारे मोरल वैल्यूज़ से जुड़ा हुआ आदमी होगा। दैट्स वाई यू आर सीइंग कि जो भी चल रहा है कि किसी को डिक्टेटर बोला जा रहा है इंडिया में बहुत ज़्यादा, बट वोट भी उसी को मिल रहे हैं। तो इवन राइट विंग वाले बोलेंगे कि हाँ डिक्टेटेरियल टेंडेंसीज होंगी, बट वी विल स्टिल वोट फॉर हिम, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग वो सही ही काम कर रहा है। तो दैट्स डिस्टिंक्शन यहाँ पे। आई वुड मच रैदर से कि अगर महाभारत का वो सब देखोगे कि कैसा गवर्नेंस होनी चाहिए एंड एवरीथिंग, एंड इवन अर्थशास्त्र का, तो यू वुड फाइंड कि हम सोक्रेटिस की वैल्यूज से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। इस पे भी आई वुड मेक अ वीडियो कि सोक्रेटिस का क्या कहना था डेमोक्रेसी को लेकर के। एथेंस, जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, वहाँ की डेमोक्रेसी को लेकर के वो क्या बोलते थे, एंड प्लेटो क्या बोलते थे, एंड हाउ इट कनेक्ट्स टू द महाभारत वाला सिस्टम गवर्नेंस का। तो कई सारी चीज़ें, वी आर नॉट वेरी प्रो वेस्ट, नॉर आर वी वेरी प्रो रशियन साइड के आइडियोलॉजीज एंड एवरीथिंग। हमारी खुद की मोरल वैल्यूज़ हैं, हमारे क्या कहते हैं, खुद के रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, एंड उनको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम पे कहीं से भी बाहर की वैल्यूज़ थोपी जा रही हैं, तो दैट इज़ कॉलोनाइजर्स का व्यू हम पे थोपना, जो क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स ने भी हम पे किया था, एंड उसके बाद से इस्लामिक इन्वेजन के बाद भी हमारे ऊपर हुआ। किसी और की वैल्यूज़ हमें डाली जा रही हैं। अगर हम अभी के द मेन थिंग इज़ कि एक सेट ऑफ मोरल वैल्यूज़ को तुम हर सिविलाइजेशन के ऊपर नहीं लगा सकते, राइट। सबकी अलग अलग हिस्ट्री होती है, एंड सबकी अलग अलग हिस्ट्री के हिसाब से वो स्पेसिफिक लोग खुद चूज़ करेंगे। दैट्स द होल थिंग ऑफ डेमोक्रेसी। वो स्पेसिफिक लोग खुद चूज़ करेंगे कि उनको किन मोरल वैल्यूज़ को सब्सक्राइब करना है, किन को नहीं करना है। हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम के जितने भी पॉलिटिशियंस थे, दे चोज टू सब्सक्राइब टू द वेस्टर्न फॉर्म ऑफ मोरल वैल्यूज़, जबकि पॉपुलेशन एग्री नहीं करती थी उससे, तो अभी प्रॉब्लम आ गया एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे हु आर वी नॉट क्लियर हो गया। ना हम ज़्यादा रशिया साइड की आइडियोलॉजी को मानते हैं, ना हम ज़्यादा क्या कहते हैं वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को मानते हैं। अगर किसी भी धार्मिक इंसान को बताओगे कि धार्मिक आइडियोलॉजी ये है, तो वो धार्मिक चीज़ को चूज़ करेगा, एंड मैक्सिमम पीपल आर रिलीजियस इन इंडिया, लाइक नॉर्मल पीपल। तो हु आर वी नॉट क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हु आर वी। द आंसर टू हु आर वी इज सिंपली वी आर अ सिविलाइजेशन जो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म और हिंदुज़्म या फिर वैदिक धर्म, इन चारों की वैल्यूज़ को, मोरल वैल्यूज़ को, जो कॉमन मोरल वैल्यूज़ हैं, उनको सपोर्ट करने वाले लोग हम हैं। उनको प्रमोट करना चाहने वाले लोग हम हैं। यू कैन से दैट वी आर नॉट इररिलीजियस पीपल। या फिर ऐसा नहीं है कि हम सेल्फिश लोग हैं कि हम कभी इधर से उधर साइड स्विच करते रहेंगे, कभी रशिया कभी अमेरिका, कभी रशिया कभी अमेरिका। जब मन किया तो असुरों से भी दोस्ती कर ली, या फिर जब ज़रूरत पड़ी तो असुरों से भी दोस्ती कर ली। ऐसे लोग नहीं हैं। हमारे अपने वो मोरल वैल्यूज़ हैं, और उनको छुपाने का ट्राई किया जा रहा है, उनको दबाने का ट्राई किया जा रहा है। दैट्स द मेन थिंग। अभी के टाइम से नहीं, इंडिपेंडेंस के टाइम से इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि जिन लोगों को पता ही नहीं था कि एक्चुअली में रिलीजन क्या है, वो रिलीजन पे भाष्य लिख रहे थे, जो क्लासिकली ट्रेंड ही नहीं थे रिलीजन को लेकर के, वो अपने इंटरप्रिटेशंस दे रहे थे। सो अगेन दैट्स द मेन प्रॉब्लम वी सी कि
हु आर वी इज़ वेरी क्लियर, बट इसको कोई मानना नहीं चाहता। अच्छा, कई लोग पूछेंगे कि सिखिज्म तो बाद में आया, सिखिज्म को क्यों काउंट कर रहे हो? क्योंकि सिखिज्म अगेन कम्स यही जैन, बुद्धिस्ट और वैदिक आइडियाज़ के जो क्या कहते हैं कॉमन मोरल्स हैं, उनको ही वो सिखिज्म में भी हैं। कर्म का कंसेप्ट सिखिज्म में है ही, मोक्ष का कंसेप्ट सिखिज्म में है ही, भगवान हर तरफ है इसका भी कंसेप्ट सिखिज्म में है। चलो बुद्धिज्म में इसको बोल लो कि भगवान हर तरफ नहीं है, तो हर तरफ कुछ भी नहीं है, वहाँ पे तो आत्मा भी नहीं है, तो वो अलग ही कंसेप्ट चला जाता है। बट अगेन जो भी है वो पूरे चीज़ को सराउंड कर रहा है, या तो पूरे तरफ कुछ भी नहीं है या तो पूरे तरफ ही भगवान है, राइट। तो अगेन सिखिज्म की भी जो कोर वैल्यूज़ हैं वो अगेन बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और वैदिक धर्म या हिंदुज़म के वैल्यू से मैच कर जाती है। तो इट्स ऑल्सो अ सिविलाइजेशनल रिलीजन। बाकी जो रिलीजन वो इंडिया में ही पैदा हुआ ना, तो इंडिक रिलीजन ही तो हुआ। बाकी जो रिलीजन्स बाहर से आए, दे यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि दे आर नॉट इंडियाज रिलीजन्स। उनकी आइडियोलॉजी इज़ नॉट इन एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट विथ द इंडिक मोरल वैल्यूज़ या फिर द भारतीय मोरल वैल्यूज़, राइट। अच्छा, एक और बात की, ये कई सारे जो स्टेट्स होने चाहिए छोटे छोटे, वाई डज इंडिया एग्जिस्ट को लेकर के एक पॉइंट देना चाहता हूँ कि अगेन शास्त्रों में तो भारतवर्ष, आर्यवर्त, इन सब का मेंशन आ ही जाता है, तो शास्त्रों में ही बात हो रही है। अगेन जो हिंदू किंग्स थे, वाई डिड दे नॉट ट्राई टू इन्वेड पर्शिया, बट वो साउथ इंडिया या फिर सेंट्रल इंडिया पे ज़्यादा फोकस करते थे, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जीतना उनके लिए मेन इंपॉर्टेंस की बात होती थी। और वही शास्त्रों में भी यही लिखा है। तो वी आर अ डिफाइंड जोग्राफी। भारतवर्ष और जम्बू द्वीप में फ़र्क है, सबको पता है, राइट। जो सब कॉन्टिनेंट है, दैट इज़ आर थिंग, दैट इज़ आर प्लेस, एंड यहीं पे हमारे होली साइट्स भी हैं, हमारे पिलग्रिमेज वाले साइट्स भी हैं। तो अगेन दैट्स वाई डज इंडिया एग्जिस्ट वाली चीज़ में ही एक वो भी लेयर ऐड ऑन कर जाता है। बट द मेन थिंग कि हु आर वी क्लियर हो गया। वी आर समवन जो धार्मिक रिलीजन्स के कॉमन मोरल वैल्यूज़ को सपोर्ट करते हैं एंड इनकरेज करते हैं, चाहते हैं कि दूसरे भी हमारी चीज़ों को सुने एटलीस्ट। उसके बाद दे कैन मेक अप देयर ओन माइंड्स आपस में भी। इफ़ सम बुद्धिस्ट कम्स, वो चाहेगा कि मैं उसकी बात सुनूँ एक बार, और मैं चाहूँगा वो मेरी बात सुने एक बार। वी कैन हैव अ शास्त्रत, वी कैन हैव अ डिस्कशन, वी कैन हैव अ डिबेट। उसको भी अहिंसा करना है, मुझे भी अहिंसा करना है, बट दैट डज नॉट मीन कि कोई अगर हम पे हिंसा करने आएगा या हमारी आइडियोलॉजी को ख़त्म करने आएगा तो हम चुप बैठे, राइट। बाकी ओके, दैट आंसर्स हु आर वी। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट गोल्स शुड इंडिया हैव, क्योंकि ये हु आर वी का कॉन्सिक्वेंस क्या निकल रहा है ये पता तो चल गया। जो अनसेड बात है या फिर जिसको एक्सेप्ट नहीं करते लोग इतना ज़्यादा, कि हमारी मोरल वैल्यूज़, हमारी आइडेंटिटी सब कुछ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, हिंदुज़्म के कॉमन पॉइंट से आती है, या आर्य रिलीजन्स के कॉमन पॉइंट से आती है, या आर्य इंडिक रिलीजन भी बोल दो इसको। तो एक्चुअली हमें बोला क्या जाता है, सनातनी वैदिक आर्य, मतलब आर्य भी कई सारे लोग थे, इवन द पर्शियंस कॉल देमसेल्व्स आर्यस, राइट। तो सनातनी वैदिक आर्य, सनातनी का मतलब तो इटर्नल हो गया, वैदिक मतलब जो वैदिक जो आइडियाज़ है जो पहली बार वेद में डिस्कस हुए या वेदांगों में डिस्कस हुए, उनसे जो आइडियाज़ निकल आ रहे हैं उनको लेकर के जो भी रिलीजन बना, जो भी सिद्धांत बना, सिद्धांत का मतलब क्या, कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट्स बने, उनको फॉलो करने वाले जितने भी रिलीजन्स हैं, चाहे जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी पंथ हैं, वो सारे सनातनी वैदिक आर्य सिद्धांत के अंदर ही आएंगे। और सनातनी वैदिक आर्य सिद्धांत को क्या कहते हैं, इवन बुद्धिज्म, जैनिज्म चाहे वेदों को ना मान रहे हो, बट वो उनके कोर पॉइंट्स को तो मान ही रहे हैं ना, कि कर्म एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ अ फैक्ट। लिबरेशन एग्जिस्ट करती है। अब लिबरेशन में भगवान से मिल जाते हैं या फिर क्या कहते हैं नथिंगनेस में चले जाते हैं, क्या होता है वो अलग डिबेट है, बट है तो मोक्ष नाम की, लिबरेशन नाम की कोई तो चीज़ है। तो अगेन जो सनातनी वैदिक आर्य सिद्धांत को मानता है, दैट पर्सन इज़ एन इंडियन, दैट्स द इंडियन आइडेंटिटी। अब इससे गोल्स क्या बनते हैं हमारे, कि हमें इन 4 स्पेसिफिक रिलीजन्स को, इन 4 धर्मों को बचा के रखना है, सेफ गार्ड करना है, इनको प्रमोट करना है बाहर के देशों में। क्योंकि अगेन इस्लामिक देश अपने रिलीजन को कर रहे हैं, कई सारे कंट्रीज़ क्रिश्चियनिटी को कर रहे हैं, इज़राइल जूडाइज़म को कर रहा है, चाइना तक अपने स्कूल्स में कन्फ्यूशनिज्म और क्या कहते हैं डाओइज़म की फिलोसॉफिकल क्लासेस वगैरह दे रहा है बच्चों को, इन अ फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, नॉट रिलीजियस पर्सपेक्टिव। बट हमारे यहाँ तो अगर कोई दर्शन की बात भी कर दे कि अद्वैत वेदांत, तो उसको बाकी सुन करके बोलेंगे ये तो बेवकूफ़ है, ये तो अनपढ़ है, गवार है। वहाँ पे मगर चाइनीज़ सिखा रहे हैं, उनको भी गवार बोलोगे, क्योंकि वो अपने पुराने टाइम की फ़िलोसॉफी क्यों सिखा रहे हैं।
तो अगेन दैट्स दैट द गोल्स दैट इंडिया शुड हैव एज अ धार्मिक नेशन. पहले अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करे कि हाँ हम एक धार्मिक राष्ट्र हैं, और उसके बाद आती है दूसरी चीज़ कि धर्म को प्रिजर्व करना और धर्म को प्रमोट करना. ये दो अपनी ड्यूटीज़ माने देश. तो जितना भी ये इंटरनल बिकरिंग देख रहे हो वो एक बार तो वापस से होगा, बड़ी स्केल पे होगा ऑब्वियसली, क्योंकि दूसरे क्यों बोलना चाहेंगे कि हाँ अब हमारे अभी तक तुम किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या तुम्हारे लॉज ऐसे थे जो हमें प्रोटेक्ट क्या प्रमोट करते थे, बट नाउ यू आर लाइक कि तुम अपने रिलीजन को प्रमोट करोगे या अपने कंसेप्ट को प्रमोट करोगे. दैट इज़ बैड. द hell, right? The hell, not to curse. So yep, they wouldn't want that, but we need to do that. That's the sad reality, you can say. But why is it sad? Even be proud of your dharma, be proud of your siddhanta, and preserve and promote that siddhanta. That should be the goal. So yep, that clears the India की identity crisis, जो अभी हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम क्या है, हमारे गोल क्या है. वी आर अ धार्मिक नेशन जो सनातनी वैदिक आर्य सिद्धांत को फॉलो करता है. The people of these nation are the people who follow Sanatani Vedic Arya Siddhanta, या फिर who aspire to follow Sanatani Vedic Arya Siddhanta, and but the country is not. And just then country accepts the fact कि हाँ the people want something else. फ्रीडम फाइटर्स का जो विजन था, फ्रीडम फाइटर्स के जो मोरल वैल्यूज़ थे, वो नॉर्मल लोगों के मोरल वैल्यू से मैच ही नहीं करते. तब जाकर के द कंट्री कैन स्टार्ट रिजॉल्विंग इट्स आइडेंटिटी क्राइसिस. एंड उसके लिए ऑब्वियसली द पीपल वुड हैव टू टेल द गवर्नमेंट कि भैया वी डू नॉट फील रिप्रेजेंटेड. नेशन स्टेट का भी तो ये एक चीज़ आता है ना कि लोग ये मान रहे हो कि गवर्नमेंट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है. टेल द गवर्नमेंट कि वी आर नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड, वी फील दैट वी आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय यू. हमारी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ों में, धर्म के कंसेप्ट में है, डूबी हुई है हमारी आइडेंटिटी. हम धर्म के लिए अपने पर्सनल इंडिविजुअल राइट्स को खोने के लिए तैयार हैं. एंड देन बी लाइक कि यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग अस. तो फिर हम तो नेशन स्टेट भी नहीं है, सिविलाइजेशनल स्टेट भी नहीं है, फिर क्या है? हमें क्यों एक साथ रहना चाहिए? देयर इज़ नो डिबेट, एंड ना कोई डिबेट कर सकता है इस चीज़ पे. अगर धार्मिक कंसेप्ट हटा दो तो यूनाइटेड रहने का. सो that's this for this video. The only thing I would say is what we can right now do is do our sadhana and try to spread the awareness, try to spread who we are, try to spread why do we need a dharmic rashtra, an official dharmic rashtra. Jai Shri Lakshmi Narasimha Dev.